हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष आपका फिर से एक बार आज स्वागत करता हूं। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, मैं ओनर हूं, फाउंडर हूं डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग एकेडमी का। यस फ्रेंड्स, वही D2D जिसको आप बड़े प्यार से जानते हैं, पहचानते हैं और अक्सर हमारे वीडियोस देखा करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप ट्रेनर हूं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ नया करने की चाह, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने की इच्छा हमेशा मेरे अंदर कुरकुराती रहती है। और आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं, एक नया अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। और वो नया अटेम्प्ट है डिकोडिंग द बजट 2021। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच में पड़ गए होंगे, अरे डॉक्टर आशीष, आप कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं कि आप डिकोडिंग ऑफ बजट करेंगे। मुझे मालूम है दोस्त, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं नया, मैं कैसे जानूंगा कि मैं वो कर भी सकता हूं या नहीं। सो आई ऑलवेज स्ट्रेच माई लिमिट्स, ट्राई टू सी व्हाट आई कैन एंड व्हाट आई कैन। Hence I present to you the decoding of budget 2021। और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एवर दैट आई एम ट्राइंग टू डिकोड अ बजट। प्लीज मेरे साथ थोड़ा प्यार से रहिएगा। हो सकता है कुछ एकाध नादानी भी मुझसे हो जाए, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो भी कमेंट में लिखिएगा, पसंद ना आए, कुछ इंप्रूवमेंट हो तो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ओकेजन और मोमेंट था आज का, बिकॉज आज का जो हमारा बजट था ये पोस्ट कोविड पहला बजट था। और पूरा वर्ल्ड टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या इंडिया की ग्रोथ होने वाली है, क्या हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज होने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक बन के वर्ल्ड के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी हम लोग सुपर पावर बन के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकें। सो ये पहला पोस्ट कोविड बजट इंडिया का था और ये पहली प्रेजेंटेशन बजट के ऊपर मेरी यानी डॉक्टर आशीष की है। लेकिन निर्मला सीतारमण, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये तीसरा बजट था जो वो प्रेजेंट कर रही थी। और हम सभी ये देखना चाहते थे कि वो वी शेप्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसकी अक्सर हम लोग बात, चर्चा और ख्वाहिश किया करते हैं, कैसे होगा। क्योंकि कोविड टाइम्स ने बड़े बुरे दिन देखे। क्योंकि जहां पे नवंबर में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था, तो दोस्त जनवरी तक आते आते ये मोर देन 9% हो चुका है। ऐसे में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे लिए किए जा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा कि हमारी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आए। तो यहां पे गवर्नमेंट के सामने 3 मेन चैलेंजेस थे, 3 R's दैट दे हैव टू कॉम्बैट। पहला आर था रेजिलियंस। हम सभी ने, सभी इंडियंस ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई और बड़े, जिसको बोलते हैं ना, साहस से ये मुश्किल दिनों का सामना किया और बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड को लगभग हम पछाड़ने के कगार पे खड़े हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीन भी हम तैयार कर चुके हैं। दूसरा आर जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी था वो था रिकवरी। अभी कैसा करके उसको वापस ऑन ट्रैक लाने का है। ये रिकवरी बड़ी एसेंशियल है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए। और तीसरा आर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था, इनको हासिल कैसे करना है, यानी रिफॉर्म्स। तो ये बजट में 3 चीजें मैंने खास तौर पे ध्यान दी, द रेजिलियंस, द रिकवरी एंड द रिफॉर्म्स। और ये जो आज का बजट मैं आपके सामने अब डिकोड करने जा रहा हूं अपनी बुद्धि अनुसार। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि मेरे सभी चाहने वाले और मुझे देखने वाले कुछ सरल तरीके से मैं इसके कुछ मेजर मैक्रो पॉइंट्स आपके सामने रख पाऊं, ताकि शायद जब आप कुछ और लोगों के बीच में बैठें और इस बजट के बारे में डिस्कशन करें तो आप अनजान ना हो और बहुत फाइन प्रिंट्स ना जानते हुए भी आप उनके सामने इस बजट के कुछ स्पेशल पॉइंट्स जरूर डिस्कस कर पाएं। इस कोशिश के साथ मैं प्रेजेंट करता हूं आज की अपनी डिकोडिंग। फ्रेंड्स, जितने लोग इसको इकोनॉमी को समझते हैं वो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अप्रॉक्सीमेटली ये 200 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है, इसकी बाइफर्केशन कैसे है, अराउंड 30 से 35 करोड़ गवर्नमेंट के पास है। इसलिए हमारा बजट
34 लाख करोड़ का बजट होता है और बाकी अराउंड 170 लाख करोड़ लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं है सिवाय 15% के, जिससे वो रिफॉर्म्स ला सकती है जो कि आपके और मेरे भविष्य को फैसला करेंगे कि क्या हमारी सेविंग होगी, क्या हमारा एक्सपेंडिचर होगा, क्या हमारी इनकम होगी और कंट्री का क्या पाथ होगा फ्यूचर की तरफ। इसलिए ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बजट के जैसे जैसे बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, इतना जबरदस्त कुछ उछाल आया सेंसेक्स में कि अराउंड 2000 पॉइंट्स बीएसई सेंसेक्स ऑलरेडी जंप कर चुका था। मैंने तभी सोच लिया, मैंने बोला अभी तो एकदम नया नया ताजा ताजा बजट के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं अनएडिटेड पॉइंट्स बजट के लेके आपके बीच में आऊं। क्योंकि जिस टाइम इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अगले कुछ मिनट में आपके पास ये पहुंच भी जाएगा थ्रू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा, तो इस टाइम पे जितने महान हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको ट्यूशन दी जा रही होगी। हमारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन को उनके जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट ट्यूशन दे रहे होंगे कि किस तरह के इस बजट की बाल की खाल निकालनी है। कुछ इसके फॉर में होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे, और फिर जब वो बाल की खाल निकाल के आपके सामने न्यूज़ चैनल में बैठेंगे तो ज़रूरी बात है कि आपका भी दिमाग उसी तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाएगा। वो इन्फ्लुएंस कर देंगे आपके थॉट प्रोसेस को। तो इससे पहले कि आपके प्योर और अनबाइस्ड थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर पाए, मैंने कहा आपका सोशल इन्फ्लुएंसर द डॉक्टर आशीष हांडा, द सोशल इन्फ्लुएंसर, आपके लिए ये अनबाइस्ड बजट के टिप्स जरूर लेके आएगा। इसलिए मैंने आज ये दुस्साहस किया कि इकोनॉमिस्ट ना होते हुए भी बजट की डिकोडिंग करने का प्रयास किया। आज का ये बजट अपने आप में और इसलिए खास था क्योंकि ये पहला डिजिटल बजट था जो कि पेपरलेस प्रेजेंट किया गया। यहां तक कि एमपीज को भी कोई पेपर्स की कॉपीज नहीं दी गई। और मजे की बात यह है, हमेशा हम देखा करते थे फाइनेंस मिनिस्टर बजट में एक ब्रीफकेस लेके चलता है, यहां कोई ब्रीफकेस भी नहीं था क्योंकि ये डिजिटल बजट था। और दोस्त, ग्रोथ प्रोजेक्शन इस बजट से पहले भी जो हमारे सामने थी वो ये थी कि जिस टाइम पे थ्रू आउट द वर्ल्ड सारी इकोनॉमीज की ग्रोथ प्रोजेक्शन, फिर चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, ब्राजील हो, 3.5% के आसपास होवर कर रही है, तो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन 11.5% पे प्रिज्यूम की जा रही है। ये हैं एक्सपेक्टेशंस इंडिया से, और इंडिया के बजट से थ्रू आउट द वर्ल्ड सब टकटकी लगाए देख रहे थे। सो फ्रेंड्स, इस बजट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन लोगों को क्या है ना, पहले बाल की खाल निकालने का है, नेगेटिविटी पहले स्प्रेड करने का है। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं जो लोगों के दिमाग में आएंगे वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगा, और उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आ सकते हैं वो बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि अंत भला सो सब भला। सो कुछ पॉइंट्स, सी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द बजट, आई एम नॉट अगेंस्ट द बजट। ना तो मैं प्रो गवर्नमेंट बात करूंगा, ना मैं एंटी गवर्नमेंट बात करूंगा। मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो जब मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले एक आम आदमी की बजट से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो होती हैं टैक्स स्लैब्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए एक आम आदमी होने के नाते पहली और सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हैं। जो टैक्स स्लैब्स आपके पहले और पिछले साल थे वही इस साल भी परसिस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए यहां कहा जाए तो कहा जाना गलत नहीं होगा कि एक मिडिल मैन की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यहां पे पूरी नहीं होती हमें दिखती है। दूसरा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज हमारी क्या है? मोबाइल और मोबाइल चार्जर, क्योंकि आज उसके बिना हमारा गुजारा नहीं। तो यह बजट मोबाइल और मोबाइल चार्जर को महंगा किया जाने की तरफ इशारा देता है, खासकर वो जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। शायद ये गवर्नमेंट का ये कदम इसलिए भी हो सकता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े और यहीं पे मोबाइल और मोबाइल चार्जर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अग्रसर हो। शायद उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया होगा, ये मैं सोच के गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। दूसरा, मेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लोगों का इस बजट को लेकर क्या आने वाला है कि डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर
बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहां तक कि कुछ लोग तो इस तरह के रिमार्क्स ऑलरेडी देने लगे हैं कि सब कुछ बेच दिया, सड़कें बेच दी, हाईवे बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक्स बेच दिए, यहां तक कि LIC को भी बेच दिया। मैं इसको एंडोर्स करूं या इसको ऑब्जेक्ट करूं, वो मेरी पर्सनल राय मैं आपके साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने कहा मैं तो फैक्ट्स रखूंगा, फिगर्स रखूंगा। और फैक्ट्स और फिगर्स ये है कि LIC का IPO बहुत जल्दी आने वाला है। दिस इज अनदर पॉइंट दैट इज गोना पुट पीपल ऑन एन अलार्म। वो अच्छा है या बुरा है, एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ उस बारे में शेयर करूंगा। लेकिन एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और 2021-22 में उसको कंप्लीशन भी कर दिया जाएगा। ये इस बजट में डिक्लेयर किया गया। जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे हम कॉमन मैन के लिए टैक्स रिबेट्स की बात करते हैं, आपको मालूम भी है कि टैक्स फाइल कितनी होती है? 125 करोड़ की हमारी आबादी के अंदर आपको पता है 2014 में सिर्फ 3.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए, जिन प्रयासों के चलते हुए 2014 में जहां पे 3.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, वहां पे 2020 में 6.48 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल करनी शुरू करी। यानी 125 करोड़ की आबादी में मात्र 5% आपके रिटर्न्स फाइल करते हैं। और रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स पेयर होना नहीं है, यानी टैक्स पेयर तो इससे भी कम है। सोच के देखिएगा कितने लोग करदाता हैं और कितने लोग मजे करता हैं। मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर कहना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों की आंख की किरकिरी बन सकता है, खासकर मेरे इंश्योरेंस सेक्टर के दोस्तों की, वो अच्छा है या बुरा है इस पे फिर बात करूंगा। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% तक डिस इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है। 74%। इसके क्या मायने हैं वो एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे, जहां प्योर इंश्योरेंस, LIC और इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है बजट 2021। तो इस बजट 2021 में बड़ी जबरदस्त कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इसको आज तक का या अब तक का इस गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया बजट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों शेयर मार्केट 2000 पॉइंट जंप कर गई जबकि अभी बजट की प्रेजेंटेशन चल रही थी? ऐसा तो क्या हुआ? तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा वी आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी फ्रॉम दिस कोविड पेंडेमिक। और ऐसे में जब गवर्नमेंट कहती है कि एक कोविड ऐसी चीज थी जिसने हमारी इकोनॉमी को मुंह के बल गिरा दिया, तो ऐसे में कोविड वैक्सीन के लिए अगर एलोकेट कर दिए जाए 35,000 करोड़ रुपया, तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में कितना बड़ा गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है कि हमको कोविड को अब भगा के रहना है। सो ये एक पॉइंट रहा। दूसरा, जो ओल्ड व्हीकल्स को लेके लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, उनके ऊपर भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब आपको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा ओल्ड व्हीकल्स का, और वो 20 साल के लिए वैलिड होगा। इन व्हीकल्स के लिए जो जनरल व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, और 15 साल के लिए वैलिड होगा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। सो ये एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए है जिनके पास अभी भी पुराने व्हीकल्स हैं। हाईवेज जहां जहां बनेंगे वहां पे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। इस चीज को समझते हुए हाईवे डेवलपमेंट के लिए 5 लाख करोड़ रुपया अलग से इस बजट में से एलोकेट कर दिया गया है फॉर द बजट ऑफ द कॉमन मैन। अब आप सोचेंगे इससे क्या हो सकता है? इससे सर बिजनेस ग्रो कर सकता है, इससे डेवलपमेंट हो सकती है, इससे इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। और अगर आगे थोड़ा चले तो वन नेशन वन राशन कार्ड का भी डिक्लेरेशन बहुत टाइम से अवेटेड था, वो यहां डिक्लेयर कर दिया गया आज कि ऐसा होने वाला है, ताकि आप इस देश में कहीं भी रहें रूल एक जैसे रहेंगे, राशन कार्ड आपका एक ही रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि SC ST या फीमेल कैटेगरी में स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट्स के पार्ट हैं।
सो वो अगर आप उनमें से हैं या किसी ऐसे को जानते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जहां पे मार्जिन मनी उनको पहले 25% अलग रखनी पड़ती थी, अब मात्र 15% ही वो मार्जिन मनी अलग रखनी पड़ेगी। स्कूल्स और एजुकेशंस को बहुत अच्छा बूस्ट देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहां पे सैनिक स्कूल भी 100 और बनाने का हमने एम लिया है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में बनाने का हमने सोचा है। इसके अलावा जहां पे एजुकेशन एक्सचेंज में जापान वॉज वन ऑफ द मेजर लीडिंग कंट्रीज, जहां पे हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते थे। उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी ये अब प्रैक्टिकली हम लोग करने चले जा रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपया रिसर्च के लिए एलोकेट कर दिया गया है। और इसके अलावा जहां पे भी स्कूल सेटअप्स करने हैं, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स, वहां पे एक स्कूल के लिए 20 करोड़ रुपया तक एलोकेट किया जाता था, जो कि अब 38 करोड़ रुपया तक एलोकेट किया जाएगा, ताकि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलें। और जहां दुर्गम इलाके हैं वहां पे ये बढ़ा के 38 से भी 48 करोड़ पर स्कूल तक एलोकेट करने का प्रोविजन रखा गया है। यानी गवर्नमेंट का फोकस एकदम क्लियर है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा बात करना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन है कि भाई जो एमएसपी है वो उसके ऊपर अब तक एमएसपी के ऊपर 1.5 गुना 1.5 टाइम्स उसको कर दिया गया है। और वो 1.5 टाइम्स बढ़ी हुई एमएसपी के ऊपर भी तकरीबन 1.5 करोड़ फार्मर्स अब तक इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सही या गलत मैं इस विवाद में पढ़ना उचित नहीं समझूंगा। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को पुश करने का भी गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किया गया है, और ये डिजिटल पेमेंट पुश करने के लिए भी 1500 करोड़ रुपया अलग से एलोकेट किया गया है, ताकि डिजिटल पेमेंट के मोडवेज को पुश किया जा सके। फिस्कल डेफिसिट 6.8% हमारा जीडीपी का रहेगा, और जो नेट बोरोइंग है इस समय वो 4% पे रहेगी। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज जिसका शायद आप इंतजार कर रहे होंगे, अब तक डॉक्टर आशीष आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये 75th हमारे इंडिपेंडेंस ईयर हम मना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमारे वो सीनियर सिटीजन्स जो 75 ईयर्स एंड प्लस हैं, अगर उनकी इनकम इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम है, तो अब उनको किसी तरह की रिटर्न्स फाइल करने की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। उनको हर तरीके से टैक्स एग्जम्पशन करके नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा आईटी रिपील के लिए एक रूल होता है हमारे यहाँ, जहाँ पे हमको पहले 6 साल तक अपने नॉर्मल में पेपर संभाल के रखने पड़ते थे, और स्पेशल कैटेगरीज में 10 साल तक भी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। इन दोनों में थोड़े चेंज आए हैं, यानी अब नॉर्मल कैटेगरी में 3 साल तक आपको अपने पेपर संभालने पड़ेंगे 6 साल की बजाय, यानी थोड़ा दिमाग में टेंशन आपको अब कम रखनी है। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हैं तो वहाँ पे 10 लाख कह रहा हूँ 10 साल तक आपसे पेपर निकलवाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, और वो ये कि अगर डिस्क्रिपेंसी या डाउट 50 लाख एंड अबव है तो ही, और वो भी स्पेशल परमिशन चाहिए होगी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी को यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फ्री करने का कोशिश किया गया है। ऑनलाइन रिड्रेसल भी यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी से अब यूज़ किया जाएगा। पहले भी लोग इसको यूज़ कर रहे थे, और 50 लाख तक की जिनकी इनकम है और 10 लाख तक का जो डिस्प्यूट है वो इस ऑनलाइन रिड्रेसल में आ सकता है। एनआरआईज के लिए भी यहाँ पे थोड़ा छूट दिया गया है, क्योंकि पहले एनआरआईज की जो इनकम थी वो ऑडिट में आती थी अगर 1 करोड़ तक की होती है तो, लेकिन 2020 में इसको बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया गया था, और अब 10 करोड़ तक की इनकम जो है वो ऑडिट में नहीं आएगी। ये अच्छा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टीडीएस लगा करता था, वो अब नहीं लगा करेगा। ये एक और अच्छी न्यूज़ आपके लिए है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई को प्रमोट करने के लिए जो जीरो कूपन बॉन्ड्स थे वो अब लेके आएंगे, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं वो जीरो कूपन पे अवेलेबल होंगे। और डिटेल में इसको जानने समझने के लिए आपको हमारे दूसरे वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके अलावा टैक्स हॉलीडेज भी दी गई हैं। पहले कुछ स्कीम्स थी जो 2021 मार्च में खत्म हो रही थी, उनको 1 साल और एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। जैसे कि वो छोटे घरों का लोन जो 1.5 लाख तक का था, वो 1.5 लाख की एडिशनल
उसके ऊपर डिडक्शन मिलती थी और वो 2021 मार्च तक थी, वो अब 2022 मार्च तक होगी। यानी और वो रेंटल के लिए भी एप्लीकेबल है, जो माइग्रेंट्स थे और जो रेंट पे आके रहते थे, दोनों को टैक्स हॉलीडेज दी गई हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा टैक्स हॉलीडे जो स्टार्टअप्स थे उनको भी टैक्स हॉलीडे एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और थी, वो ये थी कि कई बार देखा गया था कि कई लोग जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड काटते हैं अपने एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर ऐसे कुछ थे जो जमा टाइम से नहीं कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने वो सख्ती करने के लिए, ताकि आपका पैसा काट लिया लेकिन आगे जमा नहीं किया या लेट जमा किया, गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है और डिजिटली सब चीज स्कैन की जाएंगी ताकि टैक्स इन्वेडर्स को रोका जा सके, पकड़ा जा सके। और खासकर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड काटते हैं, टीडीएस काटते हैं एम्प्लॉयर, और अगर लेट जमा करते हैं तो उनको वो लेट जमा करने से टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं। इसके अलावा पीएसयूज को बढ़ाने के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज और इन्फ्यूज कर दिया है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। चलते चलते इतना ही बताऊंगा आपको कि अगर पहले बैंक में आपका पैसा पड़ा है एफडी के रूप में और बैंक फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट से गारंटी, कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी जिसको कहते हैं, 1 लाख तक की मिला करती थी, अब वो बढ़ा के 5 लाख तक की कर दी गई है कि भगवान ना करे अगर बैंक फेल हो जाए और आपका पैसा बैंक में है तो 5 लाख तक की वो कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी कर दी गई है। और ऐसी बहुत सी फाइन प्रिंट्स धीरे धीरे आपके बीच में आती रहेंगी, आप पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। लेकिन मेरा डॉक्टर आशीष का ये जो छोटा सा प्रयास था कि मैं बजट को डिकोड करके सबसे पहले आपके पास लेके आऊं, ताकि इससे पहले कि आपके राजनेता आके उसके चीथड़े उखाड़ दें, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी पॉइंट को अच्छा और किसी भी पॉइंट को बुरा कहने लगे, आप निष्पक्ष रूप से जान जाएं कि बजट 2021 है क्या, या आपके लिए लेके क्या आया है। सोना चांदी थोड़ा सस्ता हो सकता है, मोबाइल चार्जर महंगे हो सकते हैं, कॉटन महंगी हो सकती है, गारमेंट्स महंगे हो सकते हैं, ऐसी लेदर की चीज़ें और बहुत सी चीज़ें आपके सामने अभी आएंगी जो कुछ सस्ती कुछ महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल पे सेस भी कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो अल्टीमेट एंड यूज़र को उसकी कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऐसे बहुत से फाइन प्रिंट्स के साथ मैंने डॉक्टर आशीष ने कोशिश की कि अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करूं, और जो आज तक नहीं किया वो क्यों, तो वो बजट डिकोड करने का प्रयास मेरा 2021 का आपको कैसा लगा। अगर कुछ फायदा हुआ, अच्छा लगा तो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर कुछ गलत लगा या मैंने कुछ गलत कह दिया तो भी कमेंट में जरूर कहिएगा। लेकिन कम वॉट में हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आडा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद और समर्थन इसी तरह हम पे देते रहिएगा, इसी विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, अब आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।